हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ रैंकर्स पे। तो चलिए, एक ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जैसे टेस्ट चल रहा था उसी के जो को उनका पैकेज है उसे आज कंप्लीट करेंगे लाइन बाय लाइन। और ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री का है बाई रोशनानंद सर, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। इसमें टॉपिक वाइज चलेंगे। आज जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यहाँ हम देखेंगे किस प्रकार भारत में यूरोपीय कंपनी आते हैं और यहाँ से व्यापार करते करते एक बार उनका यहाँ भारत पर स्वामित्व कर लेते हैं। किस प्रकार से उनका विस्तार होता है, तो चलिए देखते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और ये यूरोपीय कंपनियों में सर्वप्रथम कौन कंपनी आए, कौन पहले आए, कौन बाद में आए, कहाँ अपना व्यापारिक केंद्र बनाते हैं और किस प्रकार से व्यापार करते हैं, साथ साथ भारत पर अधिकार होता है उनका, ये देखेंगे। तो चलिए, मुगल वंश की स्थापना से पूर्व, देखिए यहाँ बोला गया है मुगल वंश की स्थापना से पूर्व। अगर बात किया जाए मुगल वंश का तो 1526 में, ठीक है, 1526 में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। और इससे पूर्व ही यानी कि 1498 में, ठीक है, 1498 में मुगल वंश की स्थापना से पूर्व एकमात्र यूरोपीय कंपनी भारत आई, उसका नाम था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। हम कंपनी का भारत आगमन 1498 में हो गया था, यानी कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हो गया था, तो 1498 में। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये है एक कंपनी। तो कंपनी क्या होता है, एक व्यापार करने का एक अधिकार जब मिल जाता है तो बोला जाता है एक कंपनी स्थापित हो गया। यानी कि कुछ इस प्रकार सा का एग्रीमेंट जो दोनों देशों के बीच व्यापार होगा तो उसे कंपनी बोला जाता है। यहाँ पे दो टर्म आएगा, एक आएगा कंपनी, एक आएगा फैक्ट्री। दोनों को ध्यान से देखना है। यहाँ बोला गया है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली है तथा सबसे अंतिम में भारत से जाने वाली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाली यूरोपीय कंपनी कौन सा है, तो वो है पुर्तगाली। देखिए, पुर्तगाली 1498 में आते हैं और भारत से वर्ष 1961 में ऑपरेशन पोलो चलाया जाता है और इसके तहत पुर्तगाली भारत से जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आए थे वो थे पुर्तगाली और सबसे बाद में जाते हैं वो है पुर्तगाली। अर्थात हम बोल सकते हैं कि सबसे अधिक समय तक कौन भारत पे में रहते हैं, तो ये हैं पुर्तगाली। और आज भी इनका अवशेष हम गोवा में देख सकते हैं, ठीक है। 15वीं शताब्दी में यूरोप महादेश में दो देश स्पेन और पुर्तगाल ने भौगोलिक खोज में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। देखिए यहाँ पे बोला गया है 15वीं शताब्दी में यूरोपीय महादेश के दो देश, एक है स्पेन और एक है पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल ने भौगोलिक खोज में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। पुर्तगाली यात्री है बार्थोलोमियो डियाज, नाम याद रखना है बार्थोलोमियो डियाज का। 1487 में केप ऑफ गुड होप अर्थात आशा अंतरिक्ष द्वीप की खोज की। कब, तो पुर्तगाली यात्री का नाम है बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज ने 1487 में केप ऑफ गुड होप आया और वहाँ आशा अंतरिक्ष का खोज किया, जो दक्षिण अफ्रीका का लास्ट पॉइंट है। साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका, उसका लास्ट पॉइंट ये वाला को बोला गया है केप ऑफ गुड होप। दक्षिण अफ्रीका का अंतिम द्वीप है जो केप ऑफ गुड होप आशा अंतरिक्ष द्वीप की खोज करता है बार्थोलोमियो डियाज। कब, तो 1487 में। ये यूरोप से भारत आने के क्रम में बार्थोलोमियो डियाज ने अफ्रीका तक यात्रा कर चुका था, ठीक है। स्पेनिश यात्री अगला है स्पेन का। दो देश आया है, एक है स्पेन, एक है पुर्तगाल। तो पुर्तगाल का था बार्थोलोमियो डियाज जो 1487 में अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु आशा अंतरिक्ष या केप ऑफ गुड होप की खोज करता है। दूसरा है एक यात्री स्पेन का, ठीक है। स्पेन का यात्री है कोलंबस। 1492 में, ये आता है 1487 में। और स्पेन का यात्री कोलंबस 1492 में अमेरिका की खोज की तथा उसे नई दुनिया कहकर पुकारा और वहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा, ठीक है। 1492 में अमेरिका की खोज किया जाता है, किसके द्वारा, तो कोलंबस के द्वारा। कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की और उसे नई दुनिया कहकर पुकारा और वहाँ के लोगों को रेड इंडियन कहा था। देखिए यहाँ पे वर्ड आया है खोज यानी कि उस रास्ते का खोज किया जाता है। या तो जैसे देखेंगे वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, तो भारत का खोज पहले हो चुका था, लेकिन भारत आने का जो 1453 में, याद रखना है डेट, 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन होता है। कुस्तुनतुनिया का पतन अर्थात जो लैंड रूट होता है उस पर अधिकार हो जाता है ये अरबों का, और यहाँ से
व्यापार बंद हो जाता है तो पुनः 1498 में जो खोज करते हैं वो है समुद्री रास्ता से। ठीक है, तो समुद्री रास्ता से खोज किया जाता है भारत का 1498 में। ठीक है, आगे देखते हैं। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 में गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद की सहायता से, देखिए यहाँ पे प्रत्येक पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत के खोज की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूरोपियों के आगमन के क्रम में सबसे प्रथम व्यक्ति हैं जो भारत तक सफलतापूर्वक पहुँचते हैं, तो उस कंटेक्स्ट से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखना है कौन आए, वास्को डी गामा कब भारत आते हैं, कौन उनका पथ प्रदर्शक होता है यानी कि रास्ता दिखाने में कौन होता है, किस जहाज से आए थे और कौन उनका भारत में स्वागत करता है। तो यहाँ बतलाया गया है गुजराती पथ प्रदर्शक 1498 में गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद की सहायता से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने में सफलता प्राप्त की। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया गया है समुद्री मार्ग की खोज भारत के लिए कौन किया, तो वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा सर्वप्रथम केरल के मालाबार तट पर अर्थात भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा। ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पहुंचते हैं, तो केरल के मालाबार तट पर, केरल के मालाबार तट पर पहुंचते हैं जो भारत का पश्चिमी तट है। वास्को डी गामा का स्वागत केरल के राजा जमोरिन ने किया। ठीक है, केरल के राजा जमोरिन ने उनका स्वागत किया। अच्छा, आगे लिखा गया है इसका विरोध ही अरबी मूल के व्यापारियों ने किया था। अर्थात भारत में उस समय तक अरब के व्यापारी व्यापार कर रहे होते हैं और इसलिए उनका विरोध किया जाता है वास्को डी गामा का, क्योंकि अब ये इनका दूसरा प्रतिद्वंदी हो जाते हैं। यानी कि पहले से भारत में अरब वासियों का व्यापार चल रहा था, अब अरब के जगह पे अब ये यूरोपियन रहते हैं, तो अरब वासियों ने, अरब के लोगों ने जो व्यापार कर रहे होते हैं भारत से, इनका विरोध किया था। तो स्वागत किया था राजा जमोरिन ने, लेकिन विरोध किया था अरब मूल के व्यापारियों ने। ध्यान देना है, स्वागत किया था वहाँ के राजा जमोरिन ने, लेकिन जो विरोध होता है वो करते हैं अरब मूल के व्यापारी। नेक्स्ट है भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली। ठीक है, द्वितीय पुर्तगाली यात्री का नाम है अल्वारेज कैब्राल। ठीक है, अल्वारेज कैब्राल ने द्वितीय पुर्तगाली रहता है जो भारत का भ्रमण करता है, जो 1500 ईस्वी में भारत आया। इन्होंने ही ब्राज़ील की खोज की थी। ठीक है, ब्राज़ील का खोज किया था और ये दूसरे व्यक्ति होते हैं जो भारत आते हैं। ब्राज़ील यानी कि दक्षिणी अमेरिका का देश है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील का खोज किए थे कौन, तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ने ब्राज़ील का खोज किया था 1500 ईस्वी में कहाँ, तो भारत पहुँचते हैं। ठीक है, तो प्रथम प्रयास अगर पूछा जाएगा तो प्रथम प्रयास किया जाता है बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा, जो दक्षिणी अफ्रीका का अंतरिम द्वीप केप ऑफ गुड होप तक ही पहुंच पाते हैं। उसके बाद केप ऑफ गुड होप से वास्को डी गामा आते हैं भारत अब्दुल मनीद की सहायता से 1498 में। वहां पे केरल में आते हैं, मालाबार तट पे वहां का स्थानीय राजा जमोरिन स्वागत करता है। हालांकि उनका विरोध जो किया जाता है अरब व्यापारियों द्वारा किया जाता है। उसके बाद वास्को डी गामा के बाद देखें, वास्को डी गामा के बाद कौन है, तो वास्को डी गामा के बाद देखें अल्वारेज कैब्राल जो हैं वो द्वितीय पुर्तगाली हैं जो भारत आते हैं 1500 में। उसके बाद है वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत से लौटने के क्रम में कुछ मसाला भारत से खरीदा। ठीक है, कहा जाता है कि ये यूरोप काली मिर्च लेकर गए थे। ठीक है, काली मिर्च लेकर जाते हैं और इसका व्यापार करते हैं और उस मसाला को लेकर पुर्तगाल वापस गया। वास्को डी गामा पुर्तगाल बाजार में जब मसाला को बेचा तो उससे 60 गुना अधिक मुनाफा प्राप्त हुआ, जिस कारण पुर्तगाल ने यह लक्ष्य बनाया कि भारत के साथ मसालों का व्यापार किया जाए। देखिए यहाँ पे व्यापार काफ़ी, जो मसाला का व्यापार होता था, काफ़ी इससे ज़्यादा लोग वहाँ के प्रसन्न हुए और इससे उनको लगभग 60 गुना प्रॉफिट हुआ। 60 गुना प्रॉफिट होने का कारण था कि यूरोपीय जो देश है वो एक शीत देश है, यानी कि ठंडा प्रदेश है, और वहाँ के लोग जो मांस खाते थे उसमें ये मसाला प्रिजर्वेटिव के रूप में काम किया। ठीक है, प्रिजर्वेटिव के रूप में काम किया, तो वहाँ पे मसाला जो था उसका डिमांड ज़्यादा हुआ। डिमांड ज़्यादा होने के कारण कॉस्ट ज़्यादा मिला और कॉस्ट ज़्यादा मिलने के कारण इन्हें प्रॉफिट भी ज़्यादा हुआ। बताया जाता है कि लगभग 60 गुना उन्हें प्रॉफिट हुआ और इतना प्रॉफिट ज़्यादा हुआ कि वहाँ के लोग इस व्यापार को करने के ललायित हुए और वहाँ से अन्य व्यक्ति भारत में आने का प्रयास करते हैं। देखते हैं आगे।
पुर्तगाली व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर 1505 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय का पद लाया गया था। ठीक है, पुर्तगाली व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए 1505 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना है, 1505 में पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय का पद लाया गया। प्रथम पुर्तगाली वायसराय 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बना, जो 1509 ईस्वी तक इस पद पर बना रहा। नाम याद रखना है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 में पुर्तगाली गवर्नर बनकर आता है और 1509 तक यहाँ गवर्नर के रूप में कार्य करते हैं। अल्मोड़ा से इम्पोर्टेंट है, अल्मोड़ा ने समुद्र पर कब्जा करने को लेकर एक नीति चलाया जिसे नीला जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया है। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि नीला जल की नीति। कुछ इस प्रकार से हिंद महासागर में ये पुर्तगालियों का अधिकार हो जाता है, जिसके तहत कहा गया इन्होंने नीला जल की नीति चलाया, यानी कि जल में यानी कि समुद्र में इनका एक अधिकार हो जाता है। इस नीति के तहत पुर्तगालियों ने समुद्र तट पर कब्जा किया, जिस कारण पुर्तगालियों को समुद्र का स्वामी कहा गया। ठीक है, समुद्र का इन्हें स्वामी कहा गया पुर्तगालियों को। नीला जल की नीति का अंत अल्बुकर्क ने कर दिया था। अल्मीडा के बाद जो सेकंड आते हैं वो हैं अल्बुकर्क, और अल्बुकर्क ने नीले जल की नीति को समाप्त कर दिया था। देखते हैं आगे, पुर्तगालियों का मुगलों के साथ संबंध स्थापित अकबर के समय में हुआ। इस समय जो होता है वो है अकबर का। पुर्तगालियों का मुगल के साथ संबंध स्थापित अकबर के समय में स्थापित हुआ। भारत में कार्टेज व्यवस्था की शुरुआत पुर्तगालियों ने किया था। कार्टेज व्यवस्था क्या था? तो कार्टेज एक प्रकार का परमिट था। कार्टेज यानी कि एक प्रकार का परमिट था, यानी कि हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए ये मुगलों से भी व्यापार जो होता था हिंद महासागर में, वो यहाँ पे ये पुर्तगाली यहाँ के यानी कि भारत के लोग जो उस समय मुगल थे उनसे भी परमिट जारी करने के पैसे लेते थे, और वो परमिट कार्टेज व्यवस्था कहलाता था। भारत में कार्टेज व्यवस्था की शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी। यानी कि अगर कहा जाता है कि अगर मुगल को भी यहाँ से हिंद महासागर से व्यापार करना होता था तो ये पैसे इन्हें देने होते थे, जिसके बदले में उन्हें कार्टेज मिलता था, यानी कि परमिट मिलता था। मुगल बादशाह अकबर ने पुर्तगालियों से अरब सागर में व्यापार करने को लेकर कार्टेज खरीदा था। यही बात बतलाया गया है, मुगल बादशाह अकबर के द्वारा भी पुर्तगालियों से अरब सागर में व्यापार करने को लेकर कार्टेज खरीदता था। ठीक है, नेक्स्ट है चोल का युद्ध। ठीक है, चोल का युद्ध 1508 में हुआ था। याद रखना है, पुर्तगाली और मुगल के बीच होता है चोल का युद्ध 1508 ईस्वी में। चोल का युद्ध 1508 में हुआ। दूसरा पुर्तगाली बनकर आता है 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क आता है 1509 में। प्रथम गवर्नर का नाम याद रखना है, तो प्रथम गवर्नर है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, द्वितीय गवर्नर हैं फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, जो 1515 ईस्वी तक इस पद पर रहा। ठीक है, अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए, अगर देखा जाए तो पुर्तगाली गवर्नर प्रथम है वो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा प्रथम गवर्नर है, लेकिन वही अगर बात किया जाए भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक है वो है फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, जो 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक भारत में रहते हैं। 1509 से 1515 फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क भारत में रहते हैं। इन्हें पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना गया है। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। ठीक है, डेट याद रखना है, 1510 में। 1510 में गोवा को छीनते हैं बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क है जो 1509 में आता है, 1509 में भारत आया और 1510 में गोवा को छीनता है। किससे? तो गोवा पे उस समय बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह होते हैं और उनसे गोवा को छीनता है। आगे है, अल्बुकर्क ने पुर्तगाली पुरुषों को प्रोत्साहित किया कि वे भारतीय स्त्रियां से विवाह करें। ये यूरोपियन का ऐसा मानना था कि अगर हमें भारत पर अपना संप्रभुता बनाना होगा, अर्थात या भारत में सबसे अधिक दिनों तक व्यापार करना होगा, तो हमें यहाँ के अपने रीति रिवाजों को लाना होगा। तो अपने रीति रिवाजों को लाने के लिए इसने पुर्तगाली व्यापारियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित भी किया था। अल्बुकर्क ने पुर्तगाली पुरुषों को प्रोत्साहित किया कि वे भारतीय स्त्रियों से विवाह करें। अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी भी कहा जाता है। इन्हें राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा गया है क्योंकि ये भारत में भी सती प्रथा का अंत करने का प्रयास करता है अल्बुकर्क। अगर बात किया जाए
अल्बुकर्क को भारत में राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा गया है क्योंकि अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों द्वारा शासित भारतीय क्षेत्रों में सती प्रथा का अंत किया था। अगर बात किया जाए भारत में सती प्रथा का, तो भारत में सती प्रथा का अभिलेख एरन अभिलेख से सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। वही सती प्रथा को प्रतिबंध लगाने में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक, सर्वप्रथम भारत में फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद अकबर, उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क और उसके बाद औरंगजेब तथा लास्ट में विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय की सहायता से समाप्त किया। ठीक है, तो इन्हें अल्बुकर्क को भारत में इन्हें राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा गया है। अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा गया है क्योंकि ये एक विदेशी व्यक्ति भारत से सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास करता है। अगर देखें तो भारत में सती प्रथा को प्रतिबंध करने के लिए प्रयास कौन कौन किया, तो फिरोज शाह तुगलक, जिन्हें लघु अकबर भी कहा गया है, अकबर और फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, औरंगजेब और अंततोगत्वा 1829 में राजा राम मोहन राय तथा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है पुर्तगालियों ने गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली को उपनिवेशीकरण किया था। कहाँ कहाँ है, तो गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली में उपनिवेशीकरण किया था, अपना उपनिवेश स्थापित किया था। नेक्स्ट है पुर्तगालियों ने मध्य अमेरिका से आलू, तंबाकू, मक्का भारत लाया। ठीक है, आलू, तंबाकू, मक्का भारत लाए, अर्थात ये कह सकते हैं कि पुर्तगालियों के भारत आगमन होने से ही भारत में उपयुक्त बस्ती देखी गई। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अल्बुकर्क ने महाराष्ट्र में एक जगह है रत्नागिरी, ठीक है, महाराष्ट्र में जगह है रत्नागिरी और रत्नागिरी का आम फेमस है और वो जो है अल्फांसो आम, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पाया जाता है अल्फांसो आम और ये आम का प्रजाति भी अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा ही लाया जाता है और उसी के नाम पे जो आम का नाम है अल्फांसो प्रजाति रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस और जहाज निर्माण की कला का भी विकास किया था। पुर्तगालियों के द्वारा भी भारत में प्रिंटिंग प्रेस 1556 में प्रारंभ किया जाता है प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों के द्वारा और जहाज निर्माण कला का विकास किया जाता है। अगर बात किया जाए वास्को डी गामा का, और वास्को डी गामा ये प्रथम व्यक्ति होते हैं पुर्तगाली जो भारत आते हैं। ये 3 बार भारत आते हैं, प्रथम बार 1498 में, द्वितीय आते हैं 1502 में और तीसरे बार आते हैं 1524 में और यहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है 1524 में ही। ठीक है, 1524 में ही वास्को डी गामा की मृत्यु हो जाती है जब वो तीसरे बार आते हैं। नेक्स्ट है पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में फारस की खाड़ी में हारमुज में अपना अड्डा बनाया था। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में फारस की खाड़ी के पास हारमुज में अपना अड्डा बनाया था। पुर्तगालियों ने 1632 में हुगली से खदेड़ने का श्रेय मुगल बादशाह शाहजहां को जाता है। 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों को हुगली यानी कि जो वेस्ट बंगाल एरिया है वहाँ से भगाने का श्रेय जो दिया जाता है वो है शाहजहां को। आज़ादी के समय भी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बनी रही। भारत की सेना 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था। ऑपरेशन याद रखना है, ऑपरेशन विजय के तहत 1961 में भारत की सेना ने पुर्तगालियों को भारत से कब हटाया, तो 1961 में हटाया और ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन विजय। शायद वहाँ पे बोल दिया गया था ऑपरेशन पोलो, यहाँ पे ध्यान देना है ऑपरेशन विजय है। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में चला था। ऑपरेशन विजय है 1961 में भारतीय सेना ने चलाया और पुर्तगालियों से भारत को मुक्ति दिलाया। 1961 के समय गोवा के पुर्तगाली गवर्नर थे एस्टोनिया सिल्वा। ठीक है, नाम याद रखना है। जब प्रथम बार 1498 में हुआ तो ये है 1498 में है। जब प्रथम देखते हैं तो 1498 में पुर्तगाली यात्री आते हैं वास्को डी गामा। उसके बाद 1505 में गवर्नर बनते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा प्रथम गवर्नर। वही फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक कहा गया है और जो सबसे लास्ट हैं वो हैं एस्टोनियो सिल्वा। 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, लेकिन बाद के वर्षों में 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। देखिए गोवा से 2 याद रखना है, 12वां संविधान संशोधन 1962 और 56वां संविधान संशोधन 1987। 12वां
संविधान संशोधन 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत गोवा को एक यूटी का दर्जा दिया जाता है। वही 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, 12वां संविधान संशोधन 1962 और 56वां संविधान संशोधन 1987 गोवा से संबंधित है। ठीक है, गोवा वर्तमान समय में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्तादो द इंडिया कहा गया है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दिया गया है, एस्तादो द इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया, डच किसे बोला जाएगा तो डच जो है नीदरलैंड के लोगों को, नीदरलैंड को बोला जाए, नीदरलैंड ईस्ट इंडिया, नीदरलैंड यानी कि जो हॉलैंड है, हॉलैंड उसी का नया नाम है, वो है नीदरलैंड। हॉलैंड के लोगों को, हॉलैंड के निवासियों को कहा जाता है डच। ठीक है, हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता है और जो कंपनी बनाए उन्हें डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। हॉलैंड का जो अभी वर्तमान नाम है वो नाम है नीदरलैंड, यानी कि आज का जो नीदरलैंड है उन्होंने जो कंपनी भारत में बनाया वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाता था। ठीक है, तो नीदरलैंड या हॉलैंड, ठीक है, नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। इंडिया आने वाले प्रथम डच यात्री थे कॉर्नेलियस डी हॉटमैन। ठीक है, कॉर्नेलियन हॉटमैन था जो 1596 में भारत की यात्रा पर आया था। देखते हैं डच प्रथम डच यात्री कौन है, तो कॉर्नेलियन डी हॉटमैन है, कॉर्नेलियस हॉटमैन है जो 1596 में भारत की यात्रा पर आता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में, 1596 में भारत आते हैं और 1602 में अपना कंपनी स्थापित करता है और कंपनी का नाम होता है वेरिंग द ओस्टे इंडेस कंपनी। ये वेरिंग द ओस्टे इंड से कंपनी के नाम से जाना जाता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। जैसे पुर्तगाली का था एस्तादो द इंडिया, उसी प्रकार डच का कंपनी का नाम रहता है वेरिंग द ओस्टे इंड से कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारी कारखाना 1605 में, पहला व्यापारी कारखाना याद रखना है, पहला व्यापारी कारखाना 1605 में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में खोला। आगे चलकर डचों ने अपना मुख्यालय जो बनाया वो नागपट्टनम को बनाया था। प्रथम कारखाना मसूलीपट्टनम में, लेकिन उनका जो मुख्य केंद्र बना वो था नागपट्टनम। डचों ने भारत की तुलना में इंडोनेशिया के साथ व्यापार में ज़्यादा रुचि लिया था, यानी कि भारत से ज़्यादा व्यापार इन्होंने दक्षिण पूर्वी देश इंडोनेशिया से किया। डचों ने सिर्फ भारत के पूर्वी तट पर अपना व्यापारी कारखाना खोला था। कहाँ, तो पूर्वी तट पर अपना कारखाना खोले थे। सूती वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय दिया जाता है डचों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना है। सूती वस्त्र को निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है, तो ये दिया जाता है डच को। डच के द्वारा ही सूती वस्त्र को निर्यात का वस्तु बनाया जाता है। भारत में डचों का पतन बेदरा के युद्ध से होता है। बेदरा का युद्ध 1759 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ और इस युद्ध में डचों की हार हो जाती है। डचों की हार 1759 ईस्वी में हुए बेदरा युद्ध से हो जाती है और इस प्रकार भारत से डचों का समाप्ति होता है। नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखेंगे हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। कब, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ के चार्टर के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। इस कंपनी की स्थापना गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ के नाम से होता है। नाम याद रखना है, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़ के नाम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ब्रिटिश के महारानी हैं एलिजाबेथ प्रथम, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान दिया था। महारानी एलिजाबेथ ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का एकाधिकार दिया, लेकिन 1609 ईस्वी में, यानी कि 9 साल के बाद ही ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने का एकाधिकार दिया। ठीक है, तो 1600 में स्थापना होता है। महारानी एलिजाबेथ बोलती है भारत से 15 साल के लिए व्यापार कर सकते हैं कंपनी का एकाधिकार होता है। उसके बाद 1609 में वहाँ का राजा चेंज होते हैं, जेम्स प्रथम राजा बनते हैं, सम्राट जेम्स प्रथम होते हैं और वो भारत से व्यापार करने के लिए अनिश्चितकालीन व्यापार करने का छूट दे देते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल बादशाह होते हैं अकबर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में है, तो उस समय होता है वो है अकबर का। वही कंपनी जहांगीर के समय में भारत से व्यापार करना शुरुआत किया है, वो है जहांगीर के समय। 1613 में अपना फैक्ट्री खोलते हैं और उसके वो समय होता है जहांगीर का। ठीक है,
ब्रिटिश कंपनी और मुग़लों के बीच संघर्ष की शुरुआत मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के समय से होता है। ठीक है, ब्रिटिश कंपनी और मुग़ल के बीच संघर्ष होता है वो है औरंगज़ेब के बाद, औरंगज़ेब के समय से। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले व्यापार करने का अधिकार लीवेंट कंपनी को प्राप्त था। ठीक है, यहाँ ध्यान देना है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले व्यापार करने का अधिकार था वो था लीवेंट कंपनी को। इस कंपनी को स्थल मार्ग से 1592-93 में व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया था। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्व भी जो ब्रिटेन का, लंदन का लीवेंट कंपनी था, उसे भारत में व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया था 1592-93 में ही, लेकिन वो व्यापार होता था वो है स्थल मार्ग से। सभी यूरोपीय कंपनी में सबसे पहले यूरोपीय कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुई। सभी यूरोपीय कंपनी में सबसे जो सफल होता है वो है यूरोपीय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि यह एक प्राइवेट कंपनी था। इस कंपनी में टोटल 217 साझेदार थे, अर्थात शेयर होल्डर की संख्या थी 217। इस कंपनी का प्रथम गवर्नर है वो है टॉमस स्मिथ। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जो बनता है वो है टॉमस स्मिथ। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज का नाम है वो है रॉल्फ फिच। जैसे प्रथम पुर्तगाली हैं वास्को डी गामा, प्रथम डच हैं कॉर्नेलियन डी हॉटमैन, उसी तरह भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज है रॉल्फ फिच। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में उपस्थित हुआ था। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस आया था 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में। हॉकिंस ने जहांगीर से फ़ारसी भाषा में बात की थी। ठीक है, हॉकिंस के द्वारा जहांगीर से फ़ारसी भाषा में बात की जाती है, अर्थात फ़ारसी जो है एक उर्दू का भाषा है, और यहाँ पे जो ये यूरोपीय कंट्री है वहाँ पे इंग्लिश इनका मेजॉरिटी लैंग्वेज था। तो ये फ़ारसी भाषा में जानते हैं, बात करते हैं, और मुग़लों की राजकीय भाषा फ़ारसी हुआ करती थी। इससे जहांगीर खुश हुआ, अर्थात जब हॉकिंस जहांगीर से इंग्लिश में बात करते हैं, फ़ारसी में बात करते हैं, तो उन्हें प्रसन्नता होती है, और उन्हें जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान का की उपाधि दिया था। ठीक है, तो जहांगीर के द्वारा जहांगीर खुश होता है और उसे कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की जाती है। ध्यान रहे कि जहांगीर कैप्टन हॉकिंस को व्यापारिक छूट नहीं दिया था। ध्यान देना है, कैप्टन हॉकिंस जो है वो व्यापारिक छूट नहीं प्राप्त करता है। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर 1615 में टॉमस रो आता है भारत, और जहांगीर के दरबार में आया, जिसे जहांगीर ने व्यापारिक छूट प्रदान की थी। ठीक है, तो टॉमस रो है जो व्यापारिक छूट प्रदान करने में सफल होता है। अब है सवाली का युद्ध। सवाली का युद्ध, यह युद्ध गुजरात के सूरत नामक शहर में 29 से 30 नवंबर 1612 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत होती है। सवाली का युद्ध यह होता है 1612 ईस्वी में। 1612 में सवाली का युद्ध होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, जिसमें अंग्रेज़ों की जीत हो जाती है। मुग़लों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र जो था वो था सूरत। मुंबई का बात किया जाए तो मुंबई यह सालसेट द्वीप पर स्थित शहर है, और द्वीप पर सबसे बड़ा स्थित शहर है वो है मुंबई। और कौन सा द्वीप पर है, तो यह सालसेट द्वीप पर है। यह द्वीप सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। इस शहर की स्थापना गैरोल्ड अंगियर ने किया था, यानी कि बॉम्बे का संस्थापक जो है वो है गैराल्ड अयंगर। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ होता है। ठीक है, 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगनेंजा, पूरा नाम याद रखना है, कैथरीन ऑफ ब्रिगनेंजा की शादी ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ होता है। इस विवाह के उपरांत चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों से दहेज के रूप में मुंबई मिला, जिसे चार्ल्स द्वितीय ने 1665 ईस्वी में 10 पाउंड की वार्षिक किराए पर ब्रिटिश कंपनी को दे देता है। कलकत्ता का अगर बात किया जाए तो बंगाल के सूबेदार अजीमुस शान ने 1690 के दशक में मात्र 1200 रुपया वार्षिक किराए पर 3 गाँव सूतानाती, कालीकट और गोविंदपुर को लिया था। कौन है, तो अजीमुस शान 1609 के दशक में 1200 रुपया वार्षिक किराए पर 3 गाँव लिए थे और अंग्रेज़ों को दिया। जब जॉब चारनाक नामक अंग्रेज ने इन तीनों गाँवों को मिलाकर कलकत्ता नामक शहर की स्थापना की थी। यानी कि कलकत्ता का जो संस्थापक है वो है जॉब चारनॉक। कलकत्ता का संस्थापक है जॉब चारनॉक। यह शहर अंग्रेज़ों की
प्रथम प्रेसिडेंसी नगर बना। ठीक है, कलकत्ता जो है अंग्रेज़ों का प्रथम प्रेसिडेंसी नगर बनता है ब्रिटिश काल में 1774 से लेकर 1911 ईस्वी तक। 1774 से लेकर 1911 ईस्वी तक भारत की राजधानी कलकत्ता रहती है। 1911 ईस्वी में जब तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, जिसमें यह घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह अब दिल्ली को बनाया जाएगा, 1911 में घोषणा किया जाता है। वही इस घोषणा के तहत ही अप्रैल 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बन जाती है। तब से लेकर आज तक भारत की राजधानी दिल्ली ही बनी रही। यानी कि जब 1774 में बक्सर का युद्ध होता है, उस समय से 1774 जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है 73 के बाद, 74 में जब गवर्नर जनरल का पोस्ट बनता है, और 1774 में गवर्नर जनरल जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स, उससे बाद से लेकर 1911 ईस्वी तक जो केंद्र है वो है कलकत्ता। उसके बाद जो केंद्र बनता है 1911 में, जब तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है और उसमें घोषणा किया जाता है कि राजधानी अब कलकत्ता के जगह पे दिल्ली होगा, और यह घोषणा 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बन जाती है। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में, द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1933 में, और तृतीय दिल्ली दरबार होता है 1911 में। ठीक है, तो 3 दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। जब ब्रिटेन में ताजपोशी चेंज होता है, तब भारत में उनके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। इसी के तहत भारत में 3 दिल्ली दरबार का आयोजन 1877, 1903 और 1911 में 3 दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया है। 18वीं सदी में बंगाल इतना समृद्ध था कि उसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। ठीक है, 18वीं सदी में बंगाल इतना समृद्ध था कि उसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। अब देखते हैं, एक देखें मद्रास। अब नेक्स्ट जो है वो है मद्रास। इस शहर को आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है। इस शहर का संस्थापक है फ्रांसिस डे। ठीक है, फ्रांसिस डे के द्वारा मद्रास की स्थापना की जाती है। जैसे बॉम्बे के देखें, बॉम्बे के संस्थापक है गेराल्ड यंगर। उसी तरह कोलकाता के देखें तो कोलकाता के संस्थापक है जॉब चार्नॉक, और मद्रास के संस्थापक है फ्रांसिस डे। तो इस शहर को आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है। इस शहर का संस्थापक है फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से 1639 में मद्रास को किराए पर लिया और फिर व्यापार शुरू किया। अंग्रेज़ों ने मद्रास में जो किला स्थापित किया उसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट है व्यापारिक छूट और व्यापारिक कारखाना। व्यापारिक छूट और व्यापारिक कारखाना अंग्रेज़ों ने 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहला फरमान यानी कि गोल्डन फरमान जारी किया। इस फरमान के तहत अंग्रेज़ों को दक्षिण भारत में एक व्यापक स्तर पर व्यापार करने का छूट प्राप्त हुआ था। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में, 1632 के बाद 1717 में व्यापक स्तर पर अंग्रेज को व्यापारिक छूट प्रदान किया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, गोल्डन फरमान अगर पूछा जाएगा तो 1632 में, वही मैग्ना कार्टा अगर पूछा जाएगा तो 1717 में फर्रुखसियर के द्वारा। मैग्ना कार्टा का बात किया जाए तो यह एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका प्रयोग पहली बार इंग्लैंड में हुआ था। जॉन सरमन नामक ब्रिटिश अधिकारी के नेतृत्व में अंग्रेज शिष्टमंडल व्यापारिक छूट लेने को लेकर मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार में उपस्थित हुआ था। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना को 1608 में गुजरात के सूरत में खोला, जिसे मुगलों ने मान्यता देने से मना कर दिया। अंग्रेजों ने अपना दूसरा कारखाना आंध्र प्रदेश की राजधानी मसूलीपट्टनम में 1611 में खोली, जिसे कर्नाटक के सरकार ने शीघ्र मान्यता प्रदान कर दिया। यह अंग्रेज द्वारा स्थापित प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री थी। अंग्रेजों ने भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा के बालासोर में 1633 में अपना पहला कारखाना खोला। अंग्रेजों ने बंगाल में अपना पहला कारखाना 1651 में हुगली में खोला था। ठीक है, अंग्रेजों ने बंगाल में अपना पहला कारखाना 1651 में हुगली में खोला था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1620 ईस्वी में बिहार के पटना के आलमगंज में व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास किया था। कब? तो 1620 ईस्वी में बिहार के पटना के आलमगंज में व्यापारिक खोलने का प्रयास किया था। अंग्रेज ने मुगल बादशाह शाहजहां के समय में पटना में व्यापारिक कोठी खोली थी। अब देखते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी यह एक पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। इस कंपनी पर पूर्णतः फ्रांसीसी सरकार का नियंत्रण था। फ्रांस के सम्राट लुईस 14वां के समय
समय उनके मंत्री कोलबर्ट के समय प्रयास से 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना 1664 ईस्वी में कोलबर्ट की सहायता से, और वहाँ के राजा रहते हैं लुईस 14वां। ध्यान देना है, लुईस 14वां राजा रहते हैं। वही एक याद रखना है, लुईस 16वां का नाम। लुईस 16वां अगर बात किया जाए तो फ्रांस की राज्य क्रांति होती है 14 जुलाई 1789 को। 14 जुलाई जब 1789 होगा तो इस समय होंगे राजा वहाँ के लुईस 16वां। और जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होगी 1664 ईस्वी में, तो उस समय वहाँ के राजा हैं लुईस 14वां के समय, और लुईस 14वां के मंत्री हैं कोलबर्ट, और कोलबर्ट के सहयोग से ही भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1668 में सूरत में खोला। 1669 में दूसरा व्यापारिक कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला था। पहला कारखाना सूरत में 1668 में। 1664 में आते हैं, अपना कंपनी स्थापना करते हैं, और 1668 में सूरत में अपना पहला फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय पौंडीचेरी को बनाया था। पौंडीचेरी मुख्यालय होता है फ्रांसीसियों का। इस शहर की नींव फ्रांसिस मार्टिन ने रखा था। फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले को भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। भारत में सहायक संधि लाने वाले अंग्रेज भी थे, और उसके पूर्व डुप्ले प्रयोग कर चुका था। उन्हें ही सर्वप्रथम भारतीय राजाओं के भू क्षेत्र में हस्तक्षेप करना शुरुआत किया था। डुप्ले जो है वो भारतीयों राजाओं के भू क्षेत्र में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया था, वो था डुप्ले। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो युद्ध हुआ उसे इतिहास में कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। देखिए, कर्नाटक युद्ध का बात किया जाए तो कर्नाटक युद्ध भारत और फ्रांसीसियों के बीच होता था, और यह 3 युद्ध होते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 46 से 48 के बीच हुआ। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से प्रभावित हुआ। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध की समाप्ति एक्स-ला-चैपेल की संधि के तहत हुआ था, और एक्स-ला-चैपेल के तहत ही यह युद्ध भी समाप्त होता है। इस संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है। अंग्रेज गवर्नर बर्नौट ने फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया था। यह घटना सर्वप्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण बनता है बर्नौट के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो समाप्त होता है 1748 में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है 49 से 54 के बीच होने वाला। यह युद्ध था हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार युद्ध से रहा। यह युद्ध जो 1754 में पौंडीचेरी की संधि के तहत समाप्त होता है। पहला युद्ध एक्स-ला-चैपेल की संधि, दूसरा युद्ध पौंडीचेरी की संधि, और तीसरा होगा पेरिस की संधि के तहत। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान 1749 में ही अंबूर का युद्ध होता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 1749 में अंबूर का युद्ध द्वितीय कर्नाटक युद्ध का ही एक पार्ट था। नेक्स्ट है तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो सप्तवर्षीय युद्ध का एक भाग होता है। यह युद्ध 1756 से 63 के बीच हुआ। यह युद्ध यूरोप महादेश में होने वाला सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच 1756 से 63 के बीच होता है। इस सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति 1763 में हुए पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। तो पहला युद्ध एक्स-ला-चैपेल की संधि के तहत, दूसरा युद्ध पौंडीचेरी के संधि के तहत, और तीसरा युद्ध होता है पेरिस के संधि के तहत समाप्त। पेरिस के संधि के तहत तीसरा युद्ध समाप्त होता है। इसी पेरिस की संधि के तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध भी समाप्त होता है। अब देखते हैं, उसी क्रम में है वांडीवास का युद्ध। भारत से फ्रांसीसियों का समाप्त होता है, वो है वांडीवास के युद्ध से। यह युद्ध 22 जनवरी 1760 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होता है। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। इस युद्ध में ब्रिटिश की तरफ से नेतृत्व सर आयरकुट ने किया था, तो फ्रांसीसियों की तरफ नेतृत्व काउंट लाली ने किया। इस युद्ध में ब्रिटिशर्स की जीत होती है। इस युद्ध से ही भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन होता है। तो देखते हैं, इस वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे। अब नेक्स्ट जो होगा वो नेक्स्ट टॉपिक में करवाया जाएगा। और अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।